बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी जो मेल का गेमीट स्पर्म और फीमेल का गेमीट जो ओवम है, इन दोनों के आपस में फ्यूज हो जाने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सिंगल सेल डेवलप होता है, यानी ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद जो फर्स्ट न्यू सिंगल सेल बनता है, उसको जाइगोट बोलते हैं। और फिर जाइगोट 2 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है, और फिर 2 सेल स्टेज से वो 4 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है, 4 से 8 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है, 8 से 16 सेल स्टेज में पहुंचता है। तो जब 16 सेल स्टेज में ये डिवाइड होता है तो इसको मोरूला का नाम दिया जाता है, इसको मलबेरी भी बोला जाता है। और उसके बाद 16 सेल स्टेज से ये 32 सेल स्टेज में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये 32 सेल स्टेज में आता है, इसको हम ब्लास्ट्यूला या फिर ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्ट्यूला के बाद होता क्या है, कुछ सेल जो हैं वो आउटर साइड पर चले जाते हैं और कुछ इनर साइड पर रह जाते हैं। वो सेल जो आउटर साइड पर चले जाएंगे, इन्हें हम आउटर सेल मास या फिर ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और वो सेल जो अंदर की तरफ रह जाएंगे, हम इन्हें इनर सेल मास या एम्ब्रियोब्लास्ट बोलेंगे। फिर क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट या फिर आउटर सेल मास है, इसके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, और जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे। सेम इसी तरीके से इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोब्लास्ट, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये एक जो मैंने पिंक कलर से शो किया यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम एपीब्लास्ट, और ये जो स्काई कलर वाला है इसे हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट से कुछ सेल निकलना शुरू हो जाते हैं और ऐसे एक कैविटी बना लेते हैं, इसको हम बोलेंगे एमनियन। और सेम इसी तरीके से जो हाइपोब्लास्ट है, इससे भी सेल निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा यॉक सैक। फिर क्या होता है हमारे पास, सेम इसी तरीके से ये कंप्लीट वही वाली पिक है, सिर्फ होता है क्या, इसके अंदर जो यॉक सैक है, यॉक सैक से कुछ और सेल निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि यहाँ ग्रे कलर से शो किए हुए हैं। ये जो ग्रे कलर से शो किए हुए हैं, ये यॉक सैक से एक्स्ट्रा सेल निकलते हैं, और इन सेल को बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। यानी ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये तो ट्रोफोब्लास्ट की, जिसका नाम सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट था। ये जो येलो कलर वाली है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अंदर की जो 2 हमारे पास लेयर हैं, एक हमारे पास एपीब्लास्ट है, दूसरी हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। एपीब्लास्ट की जो सेल निकले, यहाँ से कैविटी बनाई, उसको हमने एमनियन बोला। ये जो हाइपोब्लास्ट इस तरीके से सेल निकल के इन्होंने जो कैविटी बनाई, इसको हमने यॉक सैक का नाम दिया। यॉक सैक से जो एक्स्ट्रा सेल निकले, उन सेल को हमने बोला एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये कंप्लीट जो ग्रे कलर से पूरा फिलअप हुआ हुआ है, ये यॉक सैक से सेल निकलते हैं, जो कि पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। फिर होता क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेल हैं दरमियान से जो हैं वो रेप्चर हो जाते हैं, और सिर्फ जो है एक जगह पर इस तरीके से एक साइड पर ये जमा हो जाएंगे, और पूरे एरिया से ये क्लीन हो जाएंगे, सिर्फ एक साइड से ये इस तरीके से जमा हो जाएंगे, और इसको फ्यूचर में यानी ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी। उस पिक को आगे की तरफ दोबारा सेम उसी तरीके से ड्रॉ किया। ये हमारा सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे पास यॉक सैक है, इससे जो सेल निकल रहे थे उसको हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म का नाम दिया, जो कि यहाँ पर ग्रे कलर की लाइन से शो किया गया है। अब होता क्या है, ये तीनों लेयर्स यानी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इन तीनों लेयर्स को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कोरियन। और उसके अलावा जो है ये एक तरफ जो एक जमा हो जाता है, ये वाला हमारे पास फ्यूचर में क्या बनेगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी ये जो ग्रे कलर से यहाँ शो किया गया है, ये फ्यूचर में हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा। और फिर अब क्या है, हमने सिर्फ पहले बेबी को डेवलप करवाना है, तो होगा क्या कि ये जो हमारे पास एपीब्लास्ट है, इसके अंदर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये जो है ये नोड बन जाती है, और सेम इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब होता क्या है, हम अगर इसी एपीब्लास्ट को यहाँ पर बड़ा करके बनाएं तो देखेंगे सिर्फ ये पिंक वाला एरिया जिसको एपीब्लास्ट का नाम दिया, इसको हमने यहाँ बड़ा करके बनाया। तो होता क्या है, जो यहाँ प्रिमिटिव स्ट्रीक बनी है, यानी ये खड्डा नुमा एक स्ट्रक्चर बन गया है एपीब्लास्ट के अंदर, तो सारे के सारे एपीब्लास्ट के सेल इसके अंदर आके फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। और इतना फिलअप होंगे, लेट्स सपोज अगर यहाँ पर फिलअप हो रहे हैं तो इसके बिल्कुल नीचे हमारे पास हाइपोब्लास्ट है। अब जब इसके सेल आकर फिल होंगे तो हाइपोब्लास्ट को डिसअपेयर कर देंगे, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इसके सेल नीचे आके फिलअप होना शुरू हो जाएंगे।
अब वो सेल जो हमारे पास सबसे अंदर की तरफ आए, एपीब्लास्ट के वो सेल जो सबसे अंदर की तरफ हैं, उनको हमने नाम दिया एंडोडर्म। वो सेल जो दरमियान में आ गई उनको हम बोलेंगे मेसोडर्म, और जो सबसे ऊपर की तरफ सेल बचे हैं उन्हें हम बोलेंगे एक्टोडर्म। अब ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये हम इन लेयर्स को बोलेंगे जर्म्स लेयर। अब इन जर्म लेयर से ही जो है पूरा बेबी डेवलप होता है। ये जो जर्म्स लेयर बनाई हैं, अब होता क्या है, जो हमारे पास एक्टोडर्म बना है वो हमारे पास स्किन और नर्वस सिस्टम को बनाएगा। जो मेसोडर्म है वो बोन, मसल्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स और तमाम इंटरनल ऑर्गन को बनाएगा। और जो हमारे पास एंडोडर्म है वो हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और ग्लैंड्स को बनाएगा। पूरा बेबी जो है इन तीन जर्म्स लेयर से जो है डेवलप होगा। हम प्लेसेंटा की बात करेंगे। प्लेसेंटा की बात करने के लिए हमने अभी जैसे पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था कि कैसे जो है स्पर्म और ओवम जो है फ्यूज्ड होते हैं तो जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट से 2 सेल स्टेज में, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 यानी मोरूला बना। मोरूला से हमारे पास ब्लास्ट्यूला बना, 32 सेल स्टेज। उसके बाद हमारे पास कैसे जो है कुछ सेल मास आउटर साइड पर चले गए तो हमने उनको आउटर सेल मास और फिर जो है ट्रोफोब्लास्ट का नाम दिया। कुछ सेल हमारे पास अंदर की तरफ जमा हो गए थे, उन्हें हमने इनर सेल मास का नाम दिया। आउटर सेल मास 2 में डिवाइड हुआ था तो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। इनर सेल मास भी 2 में डिवाइड हुआ, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। एपीब्लास्ट से जो सेल बने हमने कैविटी बनी, एमनियन का नाम दिया। और हाइपोब्लास्ट से जो उस तरीके से कैविटी बनी जो उसको हमने यॉर्क सैक का नाम दी। पूरी बात हमने अभी की, सिर्फ प्लेसेंटा के लिए रिवाइज कर रहे हैं। तो यॉर्क सैक से जो सेल निकलना शुरू हो गए जो यहाँ ग्रे कलर से बने, इनको हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का नाम दिया। जब हमारे पास ये तीनों लेयर्स बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ आगे आके ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है ये सारी यहाँ से रेप्चर हो जाती है और सिर्फ साइडों साइडों पर बचती है और दरमियान में एक तरफ इस तरह स्ट्रक्चर बना लेती है जो कि फ्यूचर में अम्लाइकल कॉर्ड बनेगी। इसकी पूरी की हमने अभी बात की थी। अब ये जो है हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास कोरियन बन जाएगी। अब हमारा पूरा प्लेसेंटा जो है वो आउटर जो है ट्रोफोब्लास्ट इससे बनेगा। कोरियन जो है हमारे पास क्या क्या कोरियन किससे मिलकर बनती है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो अब हम प्लेसेंटा की बात करते हैं। ये हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है और ये अंदर जो ग्रे वाली है ये हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। अच्छा, हमारे पास विलाई जो होते हैं 3 तरह के विलाई होते हैं, क्योंकि अब हमने पूरा इससे प्लेसेंटा बनाना है। तो ये हमने बात की थी कि सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो कोरियन बनता है। फिर कोरियन फिर क्या होता है, जो हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ये फिंगर नुमा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देंगे इस तरीके से। और साइटोट्रोफोब्लास्ट इससे सेल निकलना शुरू होते हैं और इस पूरे एरिया को यहाँ से सिंसिशियो को पेनिट्रेट करते हुए ऊपर की तरफ इस तरह एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और एक शेल बना लेते हैं। यानी ये हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है। साइटोट्रोफोब्लास्ट से सेल निकलना शुरू हो रहे हैं और ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट को पेनिट्रेट करते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं और एक शेल बना लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास प्राइमरी विलाई कहलाएंगे। फिर क्या होता है, हमारे पास सेकेंडरी विलाई के अंदर ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का जो है पार्ट आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर प्राइमरी विलाई के अंदर सिर्फ हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट था और साइटोट्रोफोब्लास्ट ने इनसे सेल बनना शुरू हुए थे, लेकिन सेकेंडरी विलाई के अंदर हमारे पास कुछ पार्ट आके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का भी अटैच हो जाता है। यानी ये हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ऑरेंज वाला साइटोट्रोफोब्लास्ट है और ये जो ग्रे कलर वाला है ये हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। यानी जो सेकेंडरी विलाई होंगे उनके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का पार्ट भी आ जाएगा। टर्शरी विलाई में क्या होता है, ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है, ऑरेंज वाला हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये जो ग्रे कलर का है ये वाला एरिया ये हमारे पास है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और टर्शरी विलाई के अंदर हमारे पास वेनस सिस्टम भी आ जाता है, यानी ब्लड वेसल्स भी आकर अटैच हो जाएंगी। ये बेबी की ब्लड वेसल्स हैं, ये आर्टरीज जा रही हैं और ये वेन जा रही है। यानी टर्शरी विलाई के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी आ जाती हैं। यानी ये जो पार्ट है ये यूट्रस है। होता क्या है, हमारे पास यहाँ लेकुनाई बनना शुरू हो जाते हैं
ये लेक्यूनाई जो बनते हैं, लेक्यूना, इनके अंदर मैटरनल ब्लड आके फिल हो जाता है और यहाँ से क्या होता है, ये मैटरनल ब्लड फिल होता है। ये मैटरनल आर्टरीज और वेसल्स, सॉरी ब्लड वेसल्स मैटरनल की हैं। ये हमारे पास आर्टरी है, ये हमारे पास वेन है, और ये हमारे पास बेबी की आर्टरी है और ये वेन है। अब ये वो वाला पार्ट है जहाँ से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ों की एक्सचेंज हो रही होती है। यानी यहाँ मैटरनल ब्लड और यहाँ से बेबी का ब्लड वेसल जा रही होंगी, तो यहाँ से जो है तमाम चीज़ें जो बेबी को ज़रूरत हैं वो यहाँ से बेबी की तरफ आएंगी, और तमाम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट या एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो होगा बेबी से मदर की तरफ यहाँ से चला जाएगा। ये ही पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास प्लेसेंटा का है। विलाई की बात करें तो जैसे प्राइमरी विलाई में हमने बात की थी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट होगा। सेकेंडरी विलाई में हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी होगा, और टर्शरी विलाई में हमारे पास सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के साथ इनके अलावा हमारे पास ब्लड वेसल्स भी शामिल होंगी। तो ये हमारे पास विलाई सिस्टम है। अब हम बात करेंगे कि प्लेसेंटा होता है क्या है। अब हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। प्लेसेंटा इज़ अ फिटोमेटर्नल ऑर्गन, इट इज़ कम्प्लीटली फॉर्म 10 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के 10 हफ्ते बाद जो है ये प्लेसेंटा कम्प्लीटली बन जाता है। और प्लेसेंटा जो है, द प्लेसेंटा इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क स्पंजी स्ट्रक्चर विच इज़ अ थिक एट सेंटर बट थिन एट द एड्स। होता क्या है, जो प्लेसेंटा है ये हमारे पास सर्कुलर और डिस्क शेप का होगा। ये स्पंजी स्ट्रक्चर का होगा, स्पंज की तरह, और ये जो है सेंटर से थिक होता है और किनारों से यानी साइड से जो है ये थिन होगा। प्लेसेंटा के अगर डायामीटर की बात करें तो जो डायामीटर है हमारे पास वो 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। थिकनेस की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर्स का जो है सेंटर से ये इसकी थिकनेस होती है। और अगर वेट की बात करें तो 500 ग्राम इसका वज़न होगा। और अगर रेशो की बात की जाए तो ये फिटस के वेट के 1:6 रेशो होता है। अगर वेट की बात की जाए तो 500 ग्राम, और अगर रेशो की बात की जाए तो 1:6 रेशो होता है हमारे पास फिटल के वेट के हिसाब से। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा में क्या आता है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे द मैटरनल सरफेस। मैटरनल सरफेस क्या होती है। मैटरनल ब्लड वेसल गिव दिस सरफेस अ डार्क रेड कलर। द कोरियोनिक विलाई आर अरेंज इन 20 लॉब्स नॉन एज कोटिलीडॉन। अच्छा, जो मैटरनल साइड होती है जो प्लेसेंटा की, लेट सपोज ये डेसिडुआ है और ये जो प्लेसेंटा आके यहाँ पर अटैच हुआ है। डेसिडुआ जो हमारे पास है एंडोमेट्रियम को बोलते हैं। प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम है वो डेसिडुआ कहलाएगी, और ये हमारे पास प्लेसेंटा अटैच है। यानी प्लेसेंटा का वो वाला पार्ट जो कि डेसिडुआ यानी मैटरनल साइड पर अटैच है, मैटरनल सरफेस कहलाएगी। और ये मैटरनल सरफेस जो है, क्योंकि मैटरनल ब्लड वेसल्स इसमें आ रही होती हैं, क्योंकि मदर की तरफ से जो ब्लड है वो आके यहाँ पर, हमने अभी लेकुनाई की बात की थी, उनमें फिल हो रहा था। तो मैटरनल ब्लड वेसल्स की वजह से ये जो एरिया होता है ये डार्क रेड कलर का होगा, और इसके अंदर हमारे पास कोरियोनिक विलाई आकर लगेंगी, या कोरियोनिक विलाई होती हैं, और इसमें हमारे पास लोब्स मौजूद होंगे इस तरीके से। यानी अगर इस तरह हम ड्रॉ करें, ये मैटरनल साइड पर है तो ऐसे लोब मौजूद होंगे, 15 से 20 लोब मौजूद होंगे, जिनको हम कोटिलीडॉन भी बोलते हैं। ये जो मैटरनल साइड है उसके अंदर हमारे पास 15 से 20 लोब होंगे, उनको कोटिलीडॉन का नाम दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास फिटल सरफेस आती है। तो फिटल सरफेस जो होती है वो वाइट होती है, शाइनी होती है, स्मूथ होती है। पेरेंट्स उसका जो होता है स्मूथ होता है। और फिर एमनियन क्या है, एमनियन मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ थिन होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो कि फिटल प्लेसेंटा के इनर साइड पर होती है। और इसका काम क्या होता है, इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की फॉर्मेशन होगी जो एमनियन मेम्ब्रेन होती है। और कोरियन मेम्ब्रेन क्या होती है, ये थिक होती है और ये डबल लेयर से बनी हुई होती है। इसी के अंदर जो है ये ट्रोफोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये इसी से मिलकर हमारे पास बनी हुई होती है। अच्छा, ये जो कोरियन है इसका काम क्या है, ये एक्सचेंज करती है न्यूट्रेंट को, गैसेस को, और तमाम वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो एम्ब्रियो से मदर की तरफ यानी मदर की बॉडी की तरफ ये एक्सचेंज कर रही होती है। कोरियन मेम्ब्रेन का फंक्शन है। उसके बाद हम प्लेसेंटा के फंक्शन की बात करेंगे। तो अच्छा, नॉर्मली जो प्लेसेंटा है कब काम करना शुरू करता है, 12 हफ्ते के बाद, यानी 10 से 12 हफ्ते लग जाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन 10 to 12 वीक के अंदर जो है ये नॉर्मली अपना कंप्लीट फंक्शन करना शुरू कर देता है।
और प्लेसेंटा काम क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फिटस, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बच्चे को, बेबी को, और तमाम जो है उसके अंदर क्या काम करता है, स्टोर सम ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड कन्वर्ट इट टू ग्लूकोज एज रिक्वायर्ड, यानी जो ग्लूकोज बेबी की बॉडी के अंदर होता है वो उसे ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट प्लेसेंटा करता है, और जब दोबारा बेबी को नीड होता है तो ग्लाइकोजन से दोबारा ये ग्लूकोज की फॉर्म में आता है और बेबी को ये प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा कुछ एक्सक्रीशन जो हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ब्लू रिबन हो गया, तो इसको भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। प्लेसेंटा का ये भी फंक्शन है। और इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करता है, यानी कि एक रुकावट बनता है, बैरियर बनता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जो है वो इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक ना आ सके, इसलिए जो है प्लेसेंटा बैरियर का काम भी करता है। और ये रिस्पायरेटरी फंक्शन भी बेबी के लिए कर रहा है, यानी ऑक्सीजन बच्चे को पहुंचा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेबी से मदर की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, प्लेसेंटा का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये हमारे पास हार्मोन यानी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम भी ये कर रहा है, हार्मोन सिक्रिएट करता है। मोस्टली हमारे पास HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HPL जो है हमारे पास ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन होता है, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो ये हार्मोन सिक्रिएट करता है। ये फुल फॉर्म में HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HPL जो हमारे पास है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। तो ये प्लेसेंटा के फंक्शन है हमारे पास कंप्लीट।